और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला तो डेवलप कर लिए। अब हम लोग का हेडिंग क्या है? डाइपोल, व्हेन डाइपोल प्रेजेंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल प्रेजेंट रहेगा तो किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं तो फोर्स क्या होता है? Q इंटू ई, राइट। और इस पॉइंट को अगर ए बोलते हैं, इस पॉइंट को अगर बी बोलते हैं, तो डाइपोल का दो पोल, एक पोल ए है एक पोल बी है, राइट। तो फोर्स ऑन ए क्या लिखेगा सर? Q इंटू ई लिखेंगे, राइट। और इस फोर्स का डायरेक्शन सर, ये चार्ज पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा, इज इट राइट? देखिए मैंने तो सही लिखा। और फोर्स ऑन बी माइनस Q इंटू ई, इज इट राइट? तो बी वाले पोल पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में या जस्ट अपोजिट? तो नेट फोर्स ऑन डाइपोल यहां देखना है। नेट फोर्स ऑन डाइपोल एफ ए प्लस एफ भी लिख सकते हैं। सबको बोलना है भाई अगर समझ में आता है तो। और माइनस प्लस क्यू ई अब प्लस माइनस क्यू ई कितना हो जाएगा सर? 0, राइट। देन व्हाट द कंक्लूजन? पहला कंक्लूजन तो ये हो गया, आज के बाद नेट फोर्स ऑन डाइपोल ऑलवेज 0। कहाँ पे? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इज इट राइट? तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर मेरा डाइपोल इनिशियली, अगर डाइपोल को यहाँ पे जेंटली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस्ड कर दिए हैं, उस डाइपोल का सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में है, तो क्या सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन होगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन होने के लिए एक्सेलरेशन से स्टार्ट होना पड़ेगा। जो वस्तु जैसे वैसा ही रहना पसंद करेगा। तो अगर मेरा सेंटर ऑफ मास इनिशियली अगर ओ पे है और उसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बस रेस्ट जेंटली 0 वेलोसिटी से अगर प्लेस किए, यहाँ पर रख दिए हैं, तो सर इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहेगा, वजह नेट फोर्स उस पर 0 लग रहा है, करेक्ट ना? ओके। मैंने ये नहीं बोला कि आप मेरा डाइपोल इक्विलिब्रियम में है, मैंने बोला ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा अगर ये इसका सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था। यहाँ तक आइए, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। और मान लेते हैं ए से बी तक का डिस्टेंस है L। ए से बी तक का डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ पोल्स, राइट। पिछले क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ाए थे, R क्रॉस F। तो फोर्स तो 0 हो गया, अब टॉर्क देख लेते हैं। तो टॉर्क अबाउट O, किसके अबाउट टॉर्क चाहिए? टॉर्क अबाउट O, मतलब टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ डाइपोल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टॉर्क ड्यू टू एफ ए। पूरे डाइपोल पे 2 फोर्स लग रहा है ना, अब प्लस टॉर्क ड्यू टू एफ बी। करेक्ट एवरीवन? और फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं व्हाइट बोर्ड को मान लेता हूँ XY प्लेन। मैंने अपने आप को समझाने के लिए कुछ तो कोऑर्डिनेट सिस्टम डेरिवेशन के लिए, तो मेरा व्हाइट बोर्ड किसी प्रॉब्लम में ऐसे ही कॉर्नर में लिखा रहेगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो व्हाइट बोर्ड मेरा कौन सा प्लेन है? XY प्लेन, जिसमें मैंने एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस
लेफ्ट से राइट लिया है और पॉजिटिव एक्सिस नीचे से ऊपर की तरफ लिया है, राइट। उसके अकॉर्डिंग हम अपना डेरिवेशन करेंगे, करेक्ट ना। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस किधर रहेगा, अवे फ्रॉम द व्हाइट बोर्ड, और निगेटिव जेड एक्सिस टुवर्ड द व्हाइट बोर्ड, राइट। ये मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपको समझाने के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट टॉर्क अबाउट ओ ड्यू टू एफ ए के लिए क्या लिखेंगे, आर क्रॉस एफ, करेक्ट ना, आर क्रॉस एफ है। बट ए आर कहाँ से लेंगे, जिसके अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से कहां तक, ए तक, राइट। इसका मतलब है कि इस टॉर्क को निकालने के लिए सर हम लोग को, ये मेरा पॉइंट ओ है और ये मेरा पॉइंट ए है, यहाँ से पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, राइट, आर। अब फोर्स ऐसे लग रहा है जी, राइट, एफ है, किसी को प्रॉब्लम, और ए अगर एंगल थीटा है एवरीवन, तो ए भी तो एंगल थीटा रहेगा। तो आर क्रॉस एफ का मतलब कहाँ से कहाँ, ए क्रॉस बी में ए से बी पे जाते हैं, तो आर क्रॉस एफ में आर से एफ पे आएंगे, करेक्ट ना, डायरेक्शन के लिए। तो क्या इसको आप आर एफ ए साइन थीटा लिख सकते हैं। और आर से एफ पे ए क्रॉस बी में जानते हैं डायरेक्शन निकालना, कैसे निकालते हैं, ए से बी पे जाते हैं सर, और जो मूवमेंट रहता है वही उसका डायरेक्शन रहता है, राइट। तो आर क्रॉस एफ में आपका मूवमेंट क्या है, क्लॉकवाइज ना। तो क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड या इनवर्ड, इनवर्ड, मतलब माई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरा इनवर्ड का यूनिट वेक्टर माइनस के, और आर क्या था सर, आर है मेरा, यहां देखिएगा आर है मेरा L/2, राइट। और एफ ए क्या है सर, फोर्स का मैग्नीट्यूड, करेक्ट एवरीवन, साइन थीटा माइनस के। टॉर्क ड्यू अबाउट ओ ड्यू टू एफ वी, उसके लिए आप ऐसे बनाएंगे ना, वो मेरा यहाँ पे है, अब बी तो यहाँ पे था, करेक्ट, अब बी पे फोर्स ऐसे लग रहा था, करेक्ट ना एवरीवन। तो अब मेरा पोजीशन वेक्टर ऐसे रहेगा, देखिए तो सही है। इसके लिए क्या इसको आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा एफ बी है, और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ए अगर एंगल थीटा है तो ये भी थीटा रहेगा, सही है ना। तो आर क्रॉस एफ वी, और आर क्रॉस एफ वी में फिर से क्या लिखिएगा सर, आर एफ बी साइन थीटा, और आर से एफ वी पे जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भाई, क्लॉकवाइज ही है, करेक्ट। सुबह से शाम तक टॉर्क ही लगा रहे हैं, सुबह से शाम तक कितना बार टैब खोलते होगे, करेक्ट, खोलते हैं ना टैब, एक ही तरफ लगाते हैं या एक फिंगर इधर तो दूसरा फिंगर इधर। टैब जब खोलते हैं भाई तो एक फिंगर ऐसे फोर्स लगाता है, दूसरा ऐसे लगाता है, तो टैब का सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट करता है, नहीं तो टूट जाएगा ना। ट्रांसलेट करता है या रोटेट कर जाता है टैब, रोटेट करता है। इसका मतलब आप बहुत वाइजली काम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उस पर नेट फोर्स जीरो लगे लेकिन काम घूम जाए भी, राइट। इसमें आप टॉर्क प्रोड्यूस करना चाहते हैं, नेट फोर्स नहीं, जी राइट। इसका मतलब यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड मतलब माइनस के, जी राइट। चलिए एफ ए का वैल्यू कितना था, एफ ए का वैल्यू था, एफ ए का मैग्नीट्यूड सर क्यू इंटू ई, एफ बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सर सेम, डायरेक्शन तो जस्ट अपोजिट था लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट था या सेम था, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉडुलस, राइट। इसका मतलब है कि सर टॉर्क अबाउट ए ड्यू टू एफ एंड टॉर्क अबाउट बी ड्यू टू एफ बी का मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, राइट। चलिए यहाँ तक आइए, फास्ट हो जाएगा तो बोलिएगा। इसका मतलब
यहाँ देखिएगा पॉइंट ओ के अबाउट जो फोर्स एफ ए और फोर्स एफ बी जो टॉर्क लगाएगा, उस टॉर्क के वजह से ये डाइपोल इस सेंटर के अबाउट कैसे घूमना स्टार्ट करेगा। ट्रांसलेट तो नहीं करेगा क्योंकि नेट पॉजिटिव है, रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज। हो गया ना। हाँ एफ बी ठीक है ना। तो नेट टॉर्क क्या लिखेगा, नेट टॉर्क ड्यू टू एफ ए ने जो प्रोड्यूस किया, और प्लस नेट टॉर्क ड्यू टू एफ बी, इज इट राइट। और टॉर्क क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर के मेथड से ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, आर एफ ए साइन थीटा माइनस के अब प्लस आर एफ बी साइन थीटा माइनस के, इज इट राइट। क्या इसको आप 2RFA साइन थीटा माइनस के लिख सकते हैं, और 2R को मिलाकर L लिख सकते हैं इस 2R के बदले, और FA के बदले Q इंटू लिख सकते हैं, माने साइन थीटा माइनस के, इज इट राइट। किसी को प्रॉब्लम। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ तो बता दीजिएगा। और यहाँ देखिए Q इंटू एल क्या है, फास्ट। Q इंटू एल क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। ठीक है। अब मुझे P क्रॉस E का वैल्यू बताइए। यहाँ देखिए, अब 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ तक काम कर लिए ना, ये मेरा इक्वेशन फर्स्ट है, करेक्ट एवरीवन। आप तो एक डायग्राम ड्रॉ कर लिए हैं। यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है, इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिजिक्स में निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, राइट। दिस द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इज इट राइट। और डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल। अब तो मुझे बस P क्रॉस E का वैल्यू चाहिए, भूल जाएंगे P क्रॉस E क्या होता है, बस P क्रॉस E, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। P क्रॉस E के लिए क्या लिखिएगा, P E साइन थीटा, करेक्ट। अब P से E की तरफ आएंगे ना, P से E की तरफ आएंगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्या दोबारा वेक्टर पढ़ाएं, एक साल पहले वाला, A क्रॉस B में बोले तो A से B पे जाएंगे। अब मूवमेंट देखेंगे, P क्रॉस E का मतलब P से E पे मूव करेंगे। आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है शुभांकर। क्लॉकवाइज है। अकॉर्डिंग टू माई कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लॉकवाइज का मतलब इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड का मतलब निगेटिव जेड एक्सिस, और निगेटिव जेड एक्सिस का मतलब माइनस के। इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से मैंने क्या प्रूफ कर दिया,
जस्ट प्रूफ करने के लिए इतना टाइम लिए। आज के बाद कोई भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा, डेरिवेशन के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिए थे, बट इट माइट भी यूनिफॉर्म हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, राइट। तो उस केस में यहाँ देखना है, तो नेट टॉर्क ऑन डाइपोल मोमेंट इफ डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड P क्रॉस E, इज इट राइट। क्या फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड हो गया? इसका मतलब टॉर्क ऑन डाइपोल इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू P क्रॉस E, इज इट राइट। आज के बाद फार्मूला, आज के बाद ऐसे प्रूव करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? सर मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरा डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो नेट फोर्स तो पक्का जीरो होगा। व्हाट अबाउट नेट टॉर्क? नेट टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा? मे और मे नॉट, मे और मे नॉट। अगर थीटा जीरो हो गया देन इसका मतलब है कि डाइपोल अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में हो गया तो नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा, जी राइट। और अगर थीटा 180 देन तब भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर डाइपोल मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड में चाहे इनफॉर्म हो या नॉन इनफॉर्म हो, अगर डाइपोल का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन या जस्ट अपोजिट डायरेक्शन रहेगा तो उस केस में डाइपोल पे नेट टॉर्क जीरो रहेगा, अदरवाइज नेट टॉर्क जीरो नहीं रहेगा, इज इट राइट। जो कंक्लूड कर लिया जाए, पहला तो फार्मूला तो आज के बाद कंपटीशन या बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फार्मूला तो रेडी हो गया ना। टॉर्क इक्वल टू P क्रॉस E क्रॉस P या P क्रॉस E? P क्रॉस E। लिखिए, if dipole placed in a given electric field, then net torque may or may not be zero. Then net torque may or may not be zero. But if dipole moment and electric field are parallel or anti-parallel, if dipole moment and electric field are parallel or anti-parallel, then in this case net torque zero. Then in this case net torque zero. करेक्ट ना? देखिए मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं थीटा को देखकर ही सेंटेंस बना रहा हूँ। ये बात आप ही लोग को सोचना चाहिए था कि ये तो क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा कि टॉर्क जीरो होगा या नहीं होगा। तो यहाँ देखेंगे टॉर्क का ये वैल्यू मिला है, थीटा जीरो मतलब डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल, थीटा 180 मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट अपोजिट, राइट। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल पे नेट फोर्स जीरो होता है, बट नेट टॉर्क जीरो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। जीरो कब होगा? जब पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का या एंटी पैरेलल हो जाएगा, सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन। बट अगर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन नहीं रहा तो टॉर्क पक्का होगा। अगर टॉर्क होगा मतलब वो घूमेगा, रोटेट करेगा। तो यहाँ पे डाइपोल किस डायरेक्शन में घूमना चाह रहा है? क्लॉकवाइज। जो मैंने ओरिएंटेशन लिया है उसके अकॉर्डिंग किधर घूमेगा? क्लॉकवाइज, इज इट राइट। चलिए, इसका मतलब है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डाइपोल को, ये हम लोग को गॉस लॉ और कंडक्टर में काम में आएगा, ठीक है। बिकॉज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हम लोग कैपेसिटर में यूज करेंगे और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल से बना होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनफाइनाइट नंबर ऑफ डाइपोल से, करेक्ट। एनीवे, आएंगे जब आएंगे
एक केस ही बना लेंगे जब व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, राइट। तो उस केस में भी देखेंगे, ठीक है। इतना बढ़िया से इलेक्ट्रोस्टेट कवर किए हैं, तो इस पार्ट को कैसे जैसे तैसे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी आईटी में आया हुआ है। चलिए, इसी डाइपोल को ऐसे रख दिए। अब टॉर्क का डायरेक्शन, तो टॉर्क के लिए तो अब फॉर्मूला डेवलप हो गया ना, P क्रॉस ए, राइट। तो अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर रहेगा सर, इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, राइट। अब P क्रॉस ई में कहाँ से कहाँ जाते हैं, बोलना है भाई, सबको बोलना है। P क्रॉस ई में P से E पे जाएंगे, राइट। P से E पे आ रहे हैं। अब मूवमेंट मतलब प्लस के नहीं, इसका मतलब जब ऐसे रहेगा डाइपोल, यहाँ देखिए, डाइपोल जब ऐसे रहेगा तब उस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में। सर ऐसे था तो क्लॉकवाइज में, करेक्ट। इसका मतलब ओके, एक और डायग्राम बना लें। और अगर मेरा डाइपोल ऐसे है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लाना चाहेगा, देखिए तो। अब यहाँ पे टॉर्क लगाएगा। इसका मतलब इस 3 डायग्राम से एक इंट्यूशन आ रहा है कि ओके सर, ऐसा लग रहा है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डाइपोल को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइपोल को अपने डायरेक्शन में करना चाहता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को किसके डायरेक्शन में, ऐसे था क्लॉकवाइज घुमा रहा था, वैसे था एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे है तो छोड़ दिया, राइट। इसका मतलब एक इंट्यूशन तो क्लियर हो रहा है। ओके, डाइपोल एक्चुअली जो मैं बोल रहा हूँ उसी को लास्ट में कंक्लूड कर दूंगा। किसी भी डाइपोल को, तो कोई भी सिस्टम स्टेबल सिचुएशन में रहना चाहेगा। इक्विलिब्रियम कितना टाइप का, बर्फ में 3 टाइप का ना, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, राइट। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है, बोलिए, नहीं, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो और नेट टॉर्क जीरो दोनों। नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, राइट। तो इस सिचुएशन के लिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, फोर्स तो नहीं लग रहा है, बट क्या है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, टॉर्क तो लग रहा है। इस केस के लिए सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इस केस में सर नेट फोर्स भी है, नेट टॉर्क भी है, मतलब इस केस दिस इज द केस ऑफ कंप्लीट इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज द केस ऑफ, इस केस के में दोनों चीज जीरो हो गया। कौन कौन सा, नेट फोर्स भी जीरो हो गया है और नेट टॉर्क भी जीरो हो गया है। इज इट राइट। रोटेशनल कैसे जीरो हो गया, टॉर्क लग रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, करेक्ट। नहीं, मैंने बोला ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है, सो मैंने बोला। इस केस में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो है, करेक्ट। तो नेट फोर्स जीरो, इक्विलिब्रियम 2 टाइप का, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, और दोनों अगर इक्विलिब्रियम में रहेगा तो बोलेंगे ओवरऑल इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पे नेट फोर्स जीरो है बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इसका मतलब है कि क्या ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम में है, ये अपना वन ऑफ द इक्विलिब्रियम में, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। इज इट राइट। इस केस में अगेन सर नेट फोर्स जीरो है बट ये सारा केस मैं डील कर रहा हूँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी, राइट।
बट नेट टॉर्क जीरो नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ व्हाट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट नहीं है। बट व्हाट अबाउट दिस डायग्राम, इस केस में सर ओवरऑल इक्विलिब्रियम है, राइट। तो अगर ओवरऑल इक्विलिब्रियम है तो इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप का, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल, करेक्ट। तो जो ये ओवरऑल इक्विलिब्रियम है, बट मुझे आपको अभी ये नहीं पता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये राइट। उसको थोड़ा देर, तो व्हाट द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल और अनस्टेबल, सर जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और नेट टॉर्क और नेट फोर्स जीरो, दिस इज द केस ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, इज इट राइट। और जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम और नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों जीरो, मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। आप देखोगे इसको समझाने के लिए मैं ऐसे एक डायग्राम बनाया था, याद है। यहाँ से इस बॉल को एक कोई क्यूबॉइड ऐसे पैराबोलॉइड या बाटी के जैसा कुछ है, यहाँ से इस कंचा है, यहाँ पे ऐसे छोड़ देंगे, क्या यहाँ से दूर जाएगा, इसके पास आते रहेगा। इसका मतलब यहाँ पे सबसे स्टेबल था, यहाँ से अगर थोड़ा छोड़े हटाइएगा तो थोड़ा सा वापस ऊपर जाएगा या उससे दूर जाएगा। क्यों दूर जाएगा, इक्विलिब्रियम में था, इक्विलिब्रियम में तो था बट वो अनस्टेबल था, वेट कर रहा था कब यहाँ से शिफ्ट करें, राइट। चलिए यहाँ तक आ जाइए, यहाँ तक समझ में आ गया। इसका मतलब लेटेस्ट सपोज शुभांकर कि मान लेते हैं कि आपका डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में एकदम इक्विलिब्रियम में है, बट अगर वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है और वहाँ से थोड़ा भी शिफ्ट करेंगे तो नहीं लगता कि वापस वहाँ से स्टेबल की तरफ घूम जाएगा। चलिए हो गया। इसका डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट नहीं, मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रट लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ गिवन डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आज के बाद माइनस पी डॉट ई, करेक्ट ना। इस पे क्वेश्चन आएगा। आपके सामने दो डायग्राम बना रहे हैं। फिगर सेकंड, इस डायग्राम में नेट और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है ना। यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है।
नेट फोर्स सर जीरो, राइट। नेट टॉर्क सर जीरो, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी जल्दी से निकालिए, माइनस पी डॉट ई और माइनस पी डॉट ई, तो माइनस, और यहाँ पे ए डॉट बी क्या बोलते हैं, ए बी कॉस थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, तो पी का मैग्नीट्यूड ई का मैग्नीट्यूड और कॉस जीरो, करेक्ट ना, माइनस पी ई, राइट। और ए दोनों जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम तो है। अब यहाँ देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है पी ई माइनस पी डॉट ई, मतलब माइनस पी कॉस थीटा, करेक्ट एवरीवन। इस फार्मूला को देखकर बताइए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड ई पोटेंशियल का मिनिमम वैल्यू कितना रहेगा, बता सकते हैं? माइनस पी, -1 रहेगा भाई, क्या बात करते हैं। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड ई, मैंने बोला कि पी और ई का वैल्यू 1 रहेगा। फॉर गिवन वैल्यू ऑफ पी एंड ई पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमम वैल्यू, तो ये डिपेंड करेगा कॉस थीटा पे ना। तो बताइए मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा, माइनस पी वेन कॉस थीटा 1, राइट। मिनिमम बड़ा से बड़ा नेगेटिव वैल्यू बनाना चाहेंगे, करेक्ट ना, माइनस पी ई। अब माइनस पी कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा तो उस टाइम पे उस डाइपोल का उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मिनिमम पोटेंशियल में रहेगा, राइट। ये तो लॉजिक है, अगर एनर्जी मिनिमम तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम, राइट। और अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू का रहेगा, मैक्सिमम जब थीटा इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू -1, व्हेन थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि डाइपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसका मिनिमम पोटेंशियल माइनस पी होता है और मैक्सिमम पी होता है प्लस पी। इस केस में पोटेंशियल कितना है, माइनस पी, मतलब ये मिनिमम है, राइट। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट कि इस डायग्राम में जो मैंने डायरेक्शन ओरिएंटेशन दिखाया डाइपोल का, उस केस में इक्विलिब्रियम भी है, और दोनों इक्विलिब्रियम का मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम में फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है, तो इक्विलिब्रियम तो है, साथ में पोटेंशियल भी मिनिमम, मतलब दिस इज द सिचुएशन ऑफ अ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। दिस इज द केस ऑफ अनस्टेबल या स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। दिस इज द वजह कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में लाकर रखना चाहता है, क्योंकि उसके डायरेक्शन में आएगा तो डाइपोल का स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा, राइट। वह स्टेबल सिचुएशन में रहेगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब मैं आपकी जगह पर रहता तो ऐसे ही अपने लैंग्वेज में लिख लेता, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में करना चाहता है, बजाय उसके डायरेक्शन में आएगा तो स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जाएगा, करेक्ट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंडेंसी रहेगा डाइपोल को घुमा कर किधर लेकर आना, अपने डायरेक्शन में, करेक्ट। चलिए यहाँ पे तो दिस इज द केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। और अगर यहाँ पे इस सिचुएशन के लिए अगेन नेट फोर्स जीरो, करेक्ट ना, नेट टॉर्क जीरो, बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस पी हो जाएगा, राइट। मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, करेक्ट ना। इसका मतलब दिस इज द केस ऑफ स्टेबल या अनस्टेबल, अनस्टेबल ना। इक्विलिब्रियम तो है बट स्टेबल वाला है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये वर्क पावर एनर्जी में पढ़े हैं, राइट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डाइपोल को डाल दिया जाए और इक्विलिब्रियम को बात किया जाए तो दो टाइप का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है, स्टेबल और अनस्टेबल, राइट।
उसके बीच में स्टेबल अनस्टेबल कहीं कहीं भी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में हो सकता है बट रोटेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं एग्जिस्ट रहेगा, राइट। टॉर्क लगते रहेगा। यहाँ तक सब क्लियर है? चलिए हटाए एवरीवन, लिख लिया है ना? चलिए ये कौन सा सिचुएशन है? अनस्टेबल। अब मान लेते हैं यहाँ से थोड़ा एंगल से भी अगर आप इसको रोटेट करते हैं, ज़्यादा नहीं, 2 डिग्री 3 डिग्री से भी अगर आपने इसको ऐसे टर्न करके छोड़ दिया, या 1 डिग्री से भी, ये कुछ ऐसा ही सिचुएशन है कि यहाँ से थोड़ा सा भी इसको जेंटली प्लेस करेंगे तो यहाँ पे आएगा या वापस यहाँ से दूर जाते रहेगा। वैसे ही यस, जैसे ही इसको थोड़ा भी एंगल से यहाँ पे टर्न किए, इस लाइन से डिविएट कर दिया, 180 से डिविएट कर दिया, ऐसे ये एंगल थोड़ा भी, तो इस पर फोर्स तो इधर लगेगा, ऐसे फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वजह से टॉर्क का डायरेक्शन अभी जिस ओरिएंटेशन में मैं रखा हूँ उसके अकॉर्डिंग नहीं तो क्लॉकवाइज रहेगा। देख लीजिए, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? P क्रॉस E। भाई तो P तो इधर है ना और E इधर है, राइट। तो P क्रॉस E करेंगे इस ओरिएंटेशन के लिए, तो P क्रॉस E तो P से E पे आएगा क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये टॉर्क लगाकर वापस तो रोटेट कर किधर ले आएगा? इक्विलिब्रियम की तरफ ले आएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, ये राइट। थोड़ा भी अनस्टेबल से डिविएट करेंगे तो उसको घुमाकर कहाँ वापस ले आएगा? स्टेबल की तरफ। यहां तक हो गया? अब चलिए यहां देखिए, बिल्कुल क्लियर है। यहां देखिए, सर्कुलर मोशन पढ़ाने के टाइम पे थोड़ा सा आइडिया दिया था। ये यहाँ से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का क्या डिफरेंसन था। पिक्चर सबका सही है? अच्छा, पूरा एच डी है। चलिए मैं भी पैरेलली देख रहा हूँ। यहाँ पे एक डेस्कटॉप यहाँ पे फिट कर दिया जिधर मैं देखते रहता हूँ ना। चलिए, तो सर्कुलर मोशन जब मैं पढ़ा रहा था तो रिटार्डेशन एक्सेलरेशन का मतलब होता था वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम रहेगा तो उसको एक्सेलरेटेड बोलते थे, राइट। और एक्सेलरेशन में ऑलवेज स्पीड बढ़ता है, और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट तो उसको रिटार्डेशन बोलते थे, राइट। और रिटार्डेशन में स्पीड कम होता है। तो वैसे ही हम लोग रोटेशनल सर्कुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का बात करते हैं।
तो ए से बी तक जाएंगे तो एंगुलर स्पीड कम होगा, करेक्ट? एग्री ना? सिंपल पेंडुलम का मैं बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली बी और सी पे आकर रुकेगा। अगर मेरा बी और सी एक्सट्रीम पोजीशन है तो ए से बी पे आ रहा है और यहाँ पे आकर कम्स इनटू रेस्ट, मतलब ओमेगा कम हो रहा था, व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम ए टू बी। इसका मतलब ए से बी तक जाना इज द केस ऑफ व्हाट? रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब है कि ओमेगा का डायरेक्शन और अल्फा का डायरेक्शन, एंगुलर एक्सेस का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट। तो ए से बी तक जा रहे हैं तो एक घूम रहा था एंटी क्लॉकवाइज ना, ए से बी के लिए कैसे घूम रहा था? एंटी क्लॉकवाइज। डैम से अल्फा क्लॉकवाइज रहा होगा, राइट? तभी इसका स्पीड कम हो सकता है। बी से ए तक आने में इस ओमेगा स्पीड कम होगा या ज़्यादा होगा? सर वापस आ रहा है, ज़्यादा होगा, राइट? और बी से जब ए पे आएगा इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज रहा होगा। इसका मतलब बी से ए तक आना इज द केस ऑफ एक्सेलरेटेड और ए से बी तक जाना इज द केस ऑफ डी एक्सेलरेटेड रिटार्डेशन। सब लोग समझ में आ गया? हो गया ना? यहां तक आइए फास्ट। इसको हटाएं। एक काम तो वैक्यूम में सोच रहा है ना, अगर वैक्यूम रहेगा तो ए से बी पे जाता रहेगा, बी से ए पे आते रहेगा, फिर ए से सी पे जाता रहेगा, सी से ए पे आता रहेगा, ऐसे होते रहेगा एवरीवन। लेकिन अगर सिंपल पेंडुलम को क्लासरूम या अपने फिजिक्स के लैब में रख लीजिएगा जहाँ पे एयर का ड्रैग है, रेसिस्टेंस है, तो क्या इतना ही रहेगा? अगर 10 डिग्री पे है तो 10 डिग्री रहेगा या कम होते होते जीरो रुक जाएगा? एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा। इसका मतलब सर डैम्पिंग हो जाएगा, राइट? क्या हो जाएगा? इसको बोलते हैं डैम्पिंग ऑसिलेशन। क्या वो होगा? डैम्पिंग ऑसिलेशन। डैम्पिंग ऑसिलेशन में कम होते होते एम्पलीट्यूड, एंगुलर एम्पलीट्यूड कम होते होते जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आके कम्स इनटू रेस्ट। इज इट राइट? लेकिन जो हम लोग सिंपल पेंडुलम का केस मानते हैं उसमें वैक्यूम मानते हैं, करेक्ट ना? एनीवे यहाँ देखना है, ए मेरा पोजीशन है ए मेरा पोजीशन है बी, समझ गए? मैं पोजीशन ए पे ऐसे डाइपोल को पकड़ के रखा था, ठीक है एवरीवन? रेस्ट में रखा था, पकड़ के रखा हूँ। अब इसको छोड़ दिया तो ड्यू टू टॉर्क एक किधर जाना चाहेगा? बी की तरफ। और इनिशियली रेस्ट में था, राइट? तो उस टाइम पे ए से बी के बीच में टॉर्क का डायरेक्शन किधर रहेगा? क्लॉकवाइज, राइट? और आगे पढ़ाएंगे जैसे एफ इक्वल टू एम ए होता है वैसे टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है। ये तो पक्का जानते होंगे आप लोग, पता है? तो क्या यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन टॉर्क के डायरेक्शन में होगा? तो जब इस सिचुएशन में मेरा डाइपोल था तो टॉर्क का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, तो एंगुलर एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब सर ए से बी तक एंगुलर एक्सेलेरेशन अल्फा का डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहेगा, इज इट राइट? और ए से बी तक में ये रेस्ट में था ना, ये घूमना क्यों स्टार्ट किया है? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ हो गया। एक मिनट रुक जाइए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि सिर्फ वो फोर्स के लिए दिया गया था, वो था जो वस्तु जैसे वैसा ही रहना पसंद करेगा अनटिल अनलेस उस पर कोई नेट फोर्स या नेट टॉर्क ना लगे, राइट? बट हम लोग जब सिर्फ फोर्स के लिए बात करते हैं, ठीक है? अब थोड़ा माइंड को ब्रॉड कर लेते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में उन्होंने दो लॉ दिया है, डी पी बाई डी टी, सेकेंड लॉ, डी पी बाई डी टी इक्वल टू नेट फोर्स, वैसे ही तो हो गया लीनियर मोमेंटम, आगे रोटेशन में पढ़ाएंगे आपको, डी एल बाई डी टी एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू नेट टॉर्क, लिखना नहीं है, दिस नॉट द राइट प्लेस, राइट। लेकिन जैसे ही ए से बी तक आए तो ए से बी तक में, अरे ए से बी की तरफ आ रहा है तो कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, और जैसे घूमेगा वही तो ओमेगा का डायरेक्शन रहेगा, राइट। तो ए से बी तक में ओमेगा भी क्लॉकवाइज और अल्फा भी क्लॉकवाइज, मतलब स्पीड बढ़ते रहेगा डाइपोल का, करेक्ट। लेकिन जैसे ही डाइपोल इस बी को ओवरशूट करके क्रॉस करके ऐसे होगा, अब बताइए टॉर्क का डायरेक्शन, जल्दी से निकालिए, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, राइट। इसका मतलब बी से सी तक के बीच में, बी से जैसे ही क्रॉस किया तो बी से सी तक क्रॉस करते ही अल्फा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, बट ओमेगा तो क्लॉकवाइज ही था, ए से चलकर सी तक आ रहा था, राइट। इसका मतलब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, यहाँ देखिएगा कि अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो इधर भी 30 डिग्री बनाकर एक कम्स इनटू रेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। 30 से चला तो इधर भी कितना बनाकर रेस्ट में आ जाएगा, 30 पे, करेक्ट। और यहाँ से ए से बी तक आते हुए एक्सेलेरेटर, तो बी पे इसका मैक्सिमम ओमेगा होगा, मैक्सिमम स्पीड, राइट। अब बी से सी पे जाएंगे तो स्पीड कम होता जाएगा, और सी पे आकर मोमेंटली कम्स इनटू रेस्ट, और सी पे रेस्ट में आने के बाद सी पे ओमेगा तो जीरो हुआ बट टॉर्क तो जीरो नहीं हुआ, करेक्ट। वापस में एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क से इधर आना चाहेगा, इधर आने के बाद फिर ऐसे घूमना एंटी क्लॉकवाइज, टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज, तो सी से बी तक अगेन एक्सेलरेटेड, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड, बट उस स्पीड की वजह से यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसको क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा तब बी से ए तक जाते हुए ओमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज बट अल्फा क्लॉकवाइज, करेक्ट। इसका मतलब सर ये तो बिल्कुल ऑसिलेशन करते रहेगा, करेक्ट, इसके बीच में। इसका मतलब अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल पर बना के छोड़ दिया जाए, रिलीज़ किया जाए, तो कौन सा मोशन करेगा। अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सर ट्रांसलेशनल मोशन तो नहीं करेगा, अगर रिलीज़ करेंगे तो, अगर रिलीज़ करते हैं तो, राइट, रिलीज़ करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ कुछ एंगल बनाकर अगर रिलीज़ करेंगे तो उसका ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगा बट ऑसिलेटरी मोशन होता रहेगा, ऑसिलेशन करते रहेगा, कौन सा लाइन के अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अबाउट, राइट। इसको मैं लिखवा दूंगा, करेक्ट ना। लेकिन अगर डाइपोल, लेट अस सपोज अगर डाइपोल किसी सॉलिड मटेरियल में हो तो नहीं लगता कि सर सॉलिड मटेरियल में रहेगा तो रेसिस्टेंस फोर्स लगना शुरू होगा, उसके वजह से ये ऑसिलेट करते करते कम्स इनटू रेस्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होकर रुक जाएगा, अगर डैम्पिंग होगा तो, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम। अगर यहाँ पे वैक्यूम रहेगा तब तो होते रहेगा ऐसे ऐसे, राइट, कैसे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई रेसिस्टेंस रहेगा, किसी भी टाइप का रेसिस्टेंस, तब ये ऐसे करते करते थोड़ा एंगल छोटा होते होते इसके अबाउट आकर रुक जाएगा, करेक्ट ना। तो इस टाइप का ऑब्जेक्टिव आएगा तो पकड़ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछा जाएगा, व्हेन एनी डाइपोल रिलीज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, नॉन यूनिफॉर्म नहीं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मेकिंग एन एंगल थीटा विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट्स मोशन इज ट्रांसलेशनल, इट्स मोशन इज ऑसिलेटरी, सी बोथ, डी नॉन ऑफ दिस, दैट इज काइंड ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, राइट। ऑसिलेटरी मोशन बोलने के अंदर ही रोटेशनल मोशन आ जाएगा, ठीक ना। Conclusion. If given dipole, if a dipole is released in a given uniform electric field, in a given uniform electric field,
with making an angle theta with electric field, then its motion is kind of oscillatory motion. Then its motion is kind of oscillatory motion about direction of electric field, about a line पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ऑसिलेटरी मोशन करेगा तो किसी लाइन के अबाउट करेगा, तो वो लाइन कौन सा रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अबाउट. करेक्ट? यस. इफ डाइपोल रिलीज्ड इन ए गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ मेकिंग एन एंगल थीटा, with making an angle theta with electric field, then its motion is oscillatory motion. SHM नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी SHM पे नहीं आया है. then its motion is oscillatory motion about a line parallel to electric field. तो इसका ट्रांसलेशनल मोशन मैंने क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसे रिलीज किए हैं, मतलब वो इनिशियली रेस्ट में था, राइट? तो रेस्ट में था तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो रहेगा, तो एक्सेशन ही नहीं रहेगा, तो ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा, राइट? ठीक है ना? हो गया? ओके. अच्छा एवरीवन, अब बताइए तो अगर डाइपोल को यहाँ देखिएगा 10 मीटर ये एंगल थीटा भी बनाते हैं और 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे बनाकर 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट भी कर देते हैं, तब इसका मोशन क्या रहता? सर इसका सेंटर ऑफ मास लेफ्ट से राइट जाते भी रहता और ऑसिलेट भी करते रहता, राइट? आगे जाते भी रहता और ऐसे ऑसिलेशन भी करते रहता. नहीं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन है ना, ऑसिलेटरी मोशन. करेक्ट? बट ट्रांसलेशनल मोशन यूनिफॉर्म ट्रांसलेशनल मोशन रहता क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, राइट? चलिए यहाँ तक हो गया. टॉर्क क्या होगा? जो मैंने डायग्राम दिया उसके अकॉर्डिंग ये होगा. तो टॉर्क का जेड कंपोनेंट माइनस पी साइन थीटा, राइट? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो क्या साइन थीटा इक्वल टू थीटा लिख सकते हैं आप लोग? तब टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस पी ई थीटा, राइट? करेक्ट? और टॉर्क इक्वल टू लिख सकते हैं आई अल्फा जेड. जैसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये लिखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एम इंटू एक्स, राइट? तो एफ एक्स है तो एक्स लिखते हैं. वैसा ही यहाँ पे अगर टॉर्क का जेड कंपोनेंट है उसके लिए क्या लिखेंगे? आई अल्फा जेड इक्वल टू माइनस पी ई. और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डाइपोल, राइट?
टॉर्क निकाले हैं डाइपोल पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका लेंगे? डाइपोल का लेंगे। यहाँ देखिए, और यहाँ देखिए, आपने टॉर्क का कौन सा कंपोनेंट लिया है भाई? जेड कंपोनेंट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी अबाउट जेड एक्सिस, राइट। तो अबाउट, यहाँ देखिए, यहाँ सबको देखना है, ये मेरा जेड एक्सिस है, इस जेड एक्सिस से इस जेड एक्सिस के अबाउट डाइपोल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डाइपोल में तो दो ही मास है ना, मास यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको हम लोग मास नहीं मान रहे हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे मास है, यहाँ पे मास है, दोनों का मास इक्वल है, तो इसके अबाउट इस मास का क्या रहेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। तो क्या हम लोग यहाँ से डिस्टेंस अगर r है, यहाँ से डिस्टेंस r है, तो I मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए क्या लिख सकते हैं? mr² प्लस mr², इज इट राइट? किसी भी पार्टिकल का किसी लाइन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। तो mr² प्लस mr² क्या हो जाएगा? 2mr², इज इट राइट? और r के बदले क्या पुट कर देंगे? l/2, तो कितना हो जाएगा? l²/4, l²/4 पुट कीजिए, कितना हो जाएगा? ml²/2, इज इट राइट? आर के बदले मैंने क्या पुट कर दिया? जो क्लास किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, आर मैंने लिया हूं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, l/2 पुट कर दिया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटीज को स्केलर तरीके से जोड़ते हैं, तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस पॉइंट इक्वल टू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr² प्लस mr², इज इट राइट? तो 2mr² और r का वैल्यू पुट करने से मुझे वैल्यू क्या मिलेगा? ml²/2। तो जहाँ पे भी i का वैल्यू पुट करना रहेगा वहाँ पे पुट कर देंगे, करेक्ट। तो भाई अल्फा इक्वल टू -p/i हो जाएगा, और अल्फा के लिए क्या लिख सकते हैं? d2θ/dt² इक्वल टू -pe/i, इज इट राइट? आपको नहीं लगता कि ये इस इक्वेशन के साथ सिमिलर हो गया इक्वेशन ऑफ SHM? पिछले क्लास में बताया था ना कि ऐसा कुछ आएगा तो SHM का इक्वेशन दिखेगा, अगर ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी कांस्टेंट है तो, राइट। इसका मतलब है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट? SHM। व्हेन वी कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, देन नाउ इट बिकम्स इक्वेशन ऑफ SHM। लेकिन SHM का इक्वेशन, इसका मतलब कोई भी डाइपोल ऑसिलेटरी मोशन तो करेगा, बट ऑसिलेटरी में भी स्पेशल केस SHM कब करेगा? व्हेन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, राइट। इसके अंदर किसी भी डाइपोल को, वीडियो नजर आ रहा है ना, तो किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में SHM करने के लिए व्हाट द क्राइटेरिया? सर, एंगल शुड बी वेरी स्मॉल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अदरवाइज SHM ऑसिलेटरी तो होगा, SHM करने के लिए एंगल को छोटा करना पड़ेगा, तभी SHM का इक्वेशन डेवलप होगा, अदरवाइज डेवलप नहीं होगा, राइट। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन? सर, √p/i, राइट। देन टाइम पीरियड ऑफ SHM 2π/ω, करेक्ट। तो 2π √i/p, राइट। करेक्ट है ना? ये आपका मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया एवरीवन, क्वेश्चन नंबर 19 HC वर्मा का वर्कआउट। देखिए तो आंसर है, पेज नंबर 118 119, सब लोग देख लीजिए एक बार, कुछ तो टेंशन रिलीज होगा कि हाँ क्वेश्चन बन गया। क्वेश्चन नंबर 19 वर्कआउट में, वर्कआउट। अब ये नहीं बोलना सर आंसर तो मैच नहीं किया, आई का वैल्यू पुट कर दीजिए, देखिए तो आंसर आता है। पुट द वैल्यू ऑफ आई इन टाइम पीरियड, पुट द वैल्यू ऑफ आई और पुट द वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, राइट। डाइपोल मोमेंट का वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना रहेगा? Q × L,
और आई का वैल्यू पुट कीजिए, फाइनल आंसर देखिए तो मैच करता है टाइम पीरियड का। तो बहुत टफ क्वेश्चन था, ये ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है राइट, ये ऑलरेडी जेई का क्वेश्चन है। हो जाएगा ना? तो कोई भी डाइपोल, इज इट कंपल्सरी एनी डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाएगा तो एसएचएम करेगा? एसएचएम सर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, ऑसिलेटरी तो पक्का करेगा, लेकिन एसएचएम कर भी सकता है और नहीं भी करेगा राइट, अगर थीटा बनाते हैं कुछ एंगल तो। इसका मतलब किसी भी डाइपोल के लिए को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डालते हैं तो उसके लिए सारा स्टोरी कर लिए ए टू जेड। ठीक है, इसको हटाया जाए। हो जाएगा। यस, टाइम पीरियड निकाल, एचसीबी का क्वेश्चन नंबर वो 19 था, वो मैंने बोला था, देख लीजिए जो मैंने सॉल्व किया था। नहीं, उसके बाद मैं नया एग्जांपल ले रहा हूँ, ए दिस वन। देखिए ये दो जोन है, फर्स्ट जोन ये सेकंड जोन राइट, जोन फर्स्ट और जोन सेकंड, दोनों के बीच में एक बाउंड्री है करेक्ट। दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और यूनिफॉर्म है, बट डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। हम लोग के टाइम पे टेस्ट एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक टाइप प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर डाइपोल को पुल करके यहाँ से यहाँ लेकर अगर आ जाए, डाइपोल को हम लोग को पुल करना है, मैं पुल करके अगर यहाँ से यहाँ तक लेकर आ गया फर्स्ट जोन से सेकंड जोन तक, देन हाउ मच वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इफ डाइपोल शिफ्टेड फ्रॉम फर्स्ट जोन टू सेकंड जोन इन गिवन डायग्राम, जैसे डाइपोल है वैसे ही इस जोन से ऐसे यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, यहाँ भी ऐसे ही रखे हैं राइट। इफ डाइपोल shifted from first zone to second zone, then how much work done by external agent? Then how much work done by external agent? और डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मैग्नीट्यूड दिया हुआ है E, और P और E के टर्म में ही आंसर बताना है।
वेरी गुड स्टूडेंट। कितना आया? तो एक्चुअल में यहाँ पे था वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स, याद है, इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन अगेंस्ट द फील्ड फोर्स इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इट राइट? यहाँ से क्वेश्चन था। और चेंज इन पोटेंशियल कितना होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट ना? फाइनल कितना? पीई, करेक्ट। इनिशियल कितना? माइनस पी, इज इट राइट? देखिए तो मैंने सही लिखा। अब माइनस माइनस बिकम्स हो गया प्लस 2p, समझ गए? ये तो बिल्कुल नीट का ऑब्जेक्टिव डिजर्व करता है, या जेईई मेन का। हो जाएगा? समझ में आ गया? हो जाएगा नहीं? समझ में आ गया? ओके। किनका किनका आंसर आ गया था? जिनका भी आंसर आ गया था वो मेरे तरफ से 4 मार्क्स रख लीजिएगा। जिनका नहीं आया था वो -10 कर लीजिएगा। ये बनना चाहिए था नहीं इतना पढ़ाने के बाद। अब भाई तुम्हारा कैसे पी आ गया रोशन कुमार? ये ज़रा बताओ, पी कैसे हुआ आंसर? कुछ तो दिमाग में सोचे होगे सॉल्यूशन, या लिखे होगे? वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ दिया हुआ है? कहाँ, कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालोगे? यहाँ से यहाँ तक मैंने डिस्टेंस दिया क्या? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ पर निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा, राइट? तो डिस्प्लेसमेंट दिखाया हुआ ही नहीं है, ठीक है ना? अब लिखिए, 5 मिनट इस पे बात कर लेते हैं। व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाने का सबसे बढ़िया तो तरीका यह है, पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू लेते हैं, राइट? पॉइंट चार्ज से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है या नॉन यूनिफॉर्म, इसी को लेकर समझाते हैं, राइट? यहाँ देखिए एवरीवन, ये तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और यहाँ पे मेरा डाइपोल है। ये ऑब्जेक्टिव एचसीबी में कहीं पे मिलेगा, यहाँ देखिएगा। तो बोलिए, इस केस में डाइपोल पे मैंने इसका बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में मैंने डाइपोल को रख दिया। ऐसा नहीं भी रख सकते थे, बट मैंने जानबूझ के रेडियली आउटवर्ड रखा। रेडियली आउटवर्ड रखे हैं और इसका नाम बी देते हैं, इसका नाम ए। क्या है अब यहाँ पे एफ ए और एफ बी का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? सर मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा, वजह एफ नॉट इक्वल टू दिस, वजह सर यहाँ पे एफ ए के लिए आप लिखिएगा मैग्नीट्यूड के लिए इसका मैग्नीट्यूड क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, करेक्ट? और एफ बी के लिए लिखेंगे क्या? क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। क्या ए और बी का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? इवन मैग्नीट्यूड वाइज भी सेम है क्या? नहीं है। इसका मतलब जो मैंने डाइपोल का ओरिएंटेशन बनाया उस केस में, और किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है? एवरीवन, एफ वी का या एफ ए का? एफ वी का। और एफ वी का डायरेक्शन किधर है? टुवार्ड द सेंटर। इसका मतलब अगर मेरा पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे रेडियली आउटवर्ड रखते हैं तो डाइपोल को ये पुल करेगा, अपने तरफ पास खींचेगा, राइट? इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि ऑलवेज पुल करेगा। अगर उल्टा करके रखते तो ये यहाँ से दूर जाता, राइट? उल्टा करके रखते तो क्या होता?
इसका मतलब इतना तो डैम श्योर है कि इस सिचुएशन में नेट फोर्स जीरो नहीं रहेगा। इज इट करेक्ट? व्हाट अबाउट जो मैंने ओरिएंटेशन दिखाया है उस ओरिएंटेशन में नेट टॉर्क, यस नेट टॉर्क जीरो। क्यों जीरो हो गया सर? इलेक्ट्रिक फील्ड P क्रॉस E करेंगे तो यहाँ पर थीटा बन गया है 0 डिग्री, नहीं डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो गया है, करेक्ट? दैट्स वाई इस पर टॉर्क नहीं लगेगा। इस ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क नहीं लगेगा बट फोर्स लगेगा, करेक्ट? बट इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑलवेज टॉर्क नहीं लगेगा, ओनली फॉर दिस ओरिएंटेशन। अगर डाइपोल को ऐसे रख देते तो समथिंग लाइक दिस, माइनस क्यू प्लस क्यू। अब बताइए इस ओरिएंटेशन के लिए क्या होगा सर? इस ओरिएंटेशन के लिए नेट फोर्स भी जीरो नहीं रहेगा, नेट फोर्स नॉट इक्वल जीरो और नेट टॉर्क इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। क्या मैं करेक्ट हूँ? इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में नेट फोर्स ऑन डाइपोल नॉट इक्वल टू जीरो। पहला करेक्ट हो जाएगा। नेट टॉर्क ऑन डाइपोल मे और मे नॉट बी जीरो, करेक्ट? मस्ट नहीं बोलेंगे, मे और मे नॉट बी जीरो। आप लोग समझे? मैंने क्या आप समझा दिया? हाँ यस। देखिए तो मैंने दो जगह डाइपोल दिखाया है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, राइट? तो नीचे वाले डाइपोल में डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है? बोलना है भाई, सेम है, रेडियली आउटवर्ड है, राइट? और जब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम है तो एंगल जीरो है, तो साइन जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। इसका मतलब फर्स्ट डाइपोल में नेट फोर्स तो जीरो नहीं होगा, नेट टॉर्क लेकिन जीरो हो जाएगा, करेक्ट? सेकेंड ऊपर मैं एक दिखाया हूं जिसमें मेरा डाइपोल का डायरेक्शन क्या टुवार्ड द सेंटर या अवे फ्रॉम द सेंटर है? रेडियल डायरेक्शन में मेरा डाइपोल मोमेंट नहीं है। ऊपर वाले डायग्राम में मेरा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन रेडियल नहीं है, सेंटर से अवे या टुवार्ड्स नजर नहीं आ रहा, अदर देन सेंटर है, राइट? तो उस केस में नेट फोर्स तो जीरो ऑब्वियसली नहीं रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म है, राइट? व्हाट अबाउट नेट टॉर्क? नेट टॉर्क के लिए अगर फॉर मोमेंट मान भी लेते हैं, फॉर मोमेंट ऐसे मान लेते हैं कि डाइपोल इज वेरी वेरी टीनी पार्टिकल, वेरी वेरी स्मॉल, तो इस पॉइंट के बीच में फॉर मोमेंट टॉर्क को समझने के लिए अगर यहाँ का मैग्नीट्यूड सेम भी लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इनफॉर्म के जैसा भी, तभी तो नेट टॉर्क के लिए पी क्रॉस ई मतलब पी साइन थीटा मिलेगा। दैट्स व्हाई इस ओरिएंटेशन के लिए कौन कौन सा चीज़ जीरो नहीं रहेगा? फोर्स भी जीरो नहीं रहेगा, टॉर्क भी जीरो नहीं रहेगा, राइट? बट इस ओरिएंटेशन के लिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस ओरिएंटेशन के लिए टॉर्क जीरो रहेगा बट फोर्स जीरो नहीं रहेगा, ये राइट? तो नॉन यूनिफॉर्म का चांस आपसे पूछने का बहुत कम रहेगा, खासकर मेडिकल में तो बहुत कम रहेगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? ऐसा बढ़िया क्वेश्चन अगर बनाना रहेगा तो इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही देना चाहिए। नॉन इन्फॉर्म का क्वेश्चन रहेगा तो देखा जाएगा अगर क्वेश्चन मिलेगा तो, ठीक है? इतना भी आपके लिए मच मोर हो गया, समझ में आ गया? देखिए एक फार्मूला देखकर मैं इस चैप्टर को बाइंड अप करने जा रहा हूँ और उस फार्मूला का मैक्सिमम एप्लीकेशन मैं गॉस लॉ में, कंडक्टर में और कैपेसिटर में करूँगा, ठीक है? अभी के लिए मेरे ऊपर बिलीव कर लीजिए, बाद में इस फार्मूला का प्रूफ कैपेसिटर में मैं कर दूँगा।
पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे एवरीवन? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और मेरे ऊपर अभी के लिए ट्रस्ट कर लीजिए, इसका वैल्यू होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, करेक्ट ना? मैं इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है, वो तो सिलेबस का पार्ट है तो मिलना ही चाहिए। चलिए अब इस फार्मूला से क्या समझे, अब इस पे बात करते हैं। मतलब स्कूल में तो दिया है, अब लेकिन शुभांकर इस फार्मूला से दे दिया, आपने कभी इस पर रुक कर सोचा कि इससे एडवांटेज क्या है, क्या सीखे? सर प्रॉब्लम आएगा तो बना लेंगे, राइट? भाई इस फार्मूला में इतना डेप्थ है, यू कांट बिलीव। कैपेसिटर में तो मज़ा आ जाएगा इस फार्मूला से, और कंडक्टर में और गॉस लॉ में। भाई मैंने तो इस फार्मूला से ये समझा कि आज के बाद जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ पे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा, राइट? जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा वहाँ पे ही क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का डेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी जीरो है। मतलब एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर वॉल्यूम जीरो है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो रहेगा, राइट? दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फार्मूला, करेक्ट ना? ये तो वैल्यू सर पता है कि कब देंगे तो वैल्यू निकाल लेंगे, बट इस फार्मूला का डेप्थ ये था कि यहाँ के बाद एक नया जोन चल गया। इसका मतलब सर पतंग उड़ाए हैं कभी लाइफ में? अब लीजिए, पतंग भी नहीं जानते हैं भाई, पतंग नहीं उड़ाए हैं, कोई बात नहीं है, सिटी में ऐसे भी कम जगह है। और दही चूड़ा के दिन हम लोग ब्रह्मपुत्रा किनारे जाके थोड़ा कोशिश भी करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। एनीवे, उसे मैं उड़ाया हूँ बहुत। गांव में भाई 8th क्लास से नीचे तक का यही सब काम ही था, मेन काम। बाकी स्टडी कंप्लीमेंट्री में रहता था साइड में। एक पतंग को दूसरे पतंग से काटने के लिए क्या करते थे? धागा में थोड़ा सा कुछ अलग चीज़ लगाते थे, लेप, राइट? या मांझा धागा खरीदते थे, एक अलग किस्म का, तुम तो जानते होगे इस टाइप का, राइट? और उससे उसको बनाकर दूसरे के धागे को काटते थे। तो ऐसे मान लेना है, क्योंकि सर इस फार्मूला में तो ऐसा लग रहा है कि आपने बोला कि आप तो सब लोग सुन पा रहे हो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब यहाँ से मैंने बोला कि जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ वहाँ ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। इस पे लगता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेप लगा हुआ है, राइट? नहीं, करेक्ट? इसका मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल या पॉजिटिव चार्ज बॉडी है तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाएगा सर? मंगल ग्रह तक, राइट? तो भाई इसके साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एसोसिएटेड रहेगा वो यहाँ पूरा ब्रह्मांड में वहाँ तक फैला रहेगा। कहाँ तक? जहाँ तक इसका लाइंस ऑफ फोर्स जाते रहेगा, करेक्ट? उसी के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं? अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। इसको मजाक में मत लीजिए, एक्चुअली मैं पढ़ा रहा हूँ इस बात को। ओके, इसका एक एग्जांपल लेते हैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए, ठीक है? यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, करेक्ट? चार्ज्ड हॉलो स्फीयर, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? 0। इसका मतलब सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक, इसके साथ अगर पोटेंशियल एसोसिएटेड है भी तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। इज इट राइट अकॉर्डिंग टू दिस?
और बाहर के पॉइंट के लिए क्या बोले थे कि जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज पार्टिकल, करेक्ट ना। तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम तो यही रहेगा, अंदर में नहीं रहेगा, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होगा, करेक्ट, बट उसका डायग्राम तो ऐसा ही चलेगा ना। इसका मतलब सर अगर मेरा कोई यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर है तो उससे जितना भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जुड़ा हुआ रहेगा निकलेगा, कितना निकलेगा वो हम लोग पढ़ेंगे कंडक्टर वाला क्लास में, गॉस लॉ में, राइट। और ये गॉस लॉ में अच्छी बार मैं इसको सॉल्व करके दिया हुआ है, बट मैं इसको दो मेथड से डिराइव करूँगा, एक कैपेसिटर के मेथड से और एक फिजिक्स के मेथड से, मतलब एक इंजीनियर के मेथड से और एक एज ए फिजिक्स के टीचर के मेथड से, ठीक है। तो इसके साथ जो पोटेंशियल ये रहेगा वो सारा पोटेंशियल ये कहाँ पे फैला हुआ रहेगा सर, सरफेस से शुरू होगा और इन्वर्स के उस छोर तक जाएगा जहाँ तक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा, राइट, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। और अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, जीरो रहेगा, राइट, बिकॉज ये फार्मूला यही बताता है कि जहाँ जहाँ लाइन्स ऑफ फोर्स वहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, लाइन्स ऑफ फोर्स इसका रहेगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो इसी का रहेगा ना। लाइन्स ऑफ फोर्स इस चार्ज बॉडी का तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका, इस चार्ज बॉडी का, करेक्ट। तो इस फार्मूला से ये पता चला। अब इस फार्मूला से यहाँ देखिएगा, इस फार्मूला से ये भी पता चल रहा है, ध्यान से देखिएगा एवरीवन, लास्ट 2 मिनट्स। यहाँ पे U1 और यहाँ पे U2, U1 U2 में क्या रिलेशन, कहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा रहेगा, एनर्जी डेंसिटी, तो पढ़ाए थे ना E1 ग्रेटर E2, राइट, तो U1 ग्रेटर U2 अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, राइट। हो गया ना। तो चलिए, बहुत बड़ा चैप्टर था आज मेरे तरफ से। HCV का इलेक्ट्रोस्टेट कवर नहीं हुआ। इलेक्ट्रोस्टेट का मतलब क्वेश्चन बैंक में रहता है। इलेक्ट्रोस्टेट जो आपका क्वेश्चन, अभी आप लोग 12th बोर्ड का CBSE क्वेश्चन बैंक परचेस कर लिए हैं क्या, नहीं परचेस किए तो 1-2 दिन रुक जाए। अच्छा, परचेस कर लिए, 1 या 2 दिन टाइम दीजिए। और जो लोग कर लिए हैं कोई बात नहीं, कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो हाँ, इसको